नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सीज पर, जो कि बहुत दिनों से काफ़ी न्यूज़ में आ रही है। आप न्यूज़ में, वीडियोस में, सोशल मीडिया पे बहुत जगह इस चीज़ के बारे में देखा होगा। तो आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि हम जानने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या मैटर है और इसको लेके क्या अपडेट है। द सेकेंड थिंग इज़ कि क्या मुस्लिम्स का हिजाब जो है वो मौलिक अधिकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इस पे मेरे व्यूज़ क्या है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि इस कंट्रोवर्सीज का फाइनल सॉल्यूशन क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आर्यन राज आज आपको इस वीडियो में हिजाब के बारे में, हिजाब पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। दिसंबर के लास्ट वीक में कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज, गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ उडुपी में 8 मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा कक्षा में हिजाब पहन के बैठने से रोक दिया गया। तभी से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। हालांकि उनको कैंपस में हिजाब पहन के घूमने से कोई रोक नहीं रहा था। फुल उनको घूमने का फ्रीडम था। सिर्फ परीक्षा कक्षा में बैठने से उनको रोका गया। 15 जनवरी को फाइनली ये मुद्दा न्यूज़ में आया और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे कॉलेज में 150 से ज़्यादा मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन अब ही क्यों? हम हिजाब वर्ड का समझते हैं मतलब। पहले हिजाब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है आड़ ओढ़, दैट मीन्स की बैरियर डालना। हिजाब और बुरखा दोनों ही अलग चीज़ है। हिजाब का मतलब होता है हेड कवर करना और बुरखे का मतलब होता है हेड एंड फेस पूरा कवर करना। ये 8 मुस्लिम महिलाओं ने ही मुद्दा क्यों उठाया? प्रिंसिपल का कहना है कि ये 8 मुस्लिम छात्राएं जो हैं वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती। अब ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? अगर आपने पीएफआई सुना हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में एक मुस्लिम संगठन बना था। गलत गतिविधियों की वजह से भारत सरकार इस संगठन को बैन करने की प्रक्रिया में। 30 जनवरी को छात्राओं के रोके जाने के बाद कर्नाटक के बहुत सारे जिलों में प्रोटेस्ट किए जाने लगे। कुछ मुस्लिम समुदाय के कर रहे हैं तो कुछ अलग समुदाय के लोग। मैंगलोर में कुछ समुदाय के लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए जिस पे लिखा है हिंदू लोग यहाँ कुछ ना खरीदें। कुछ समुदाय के ऑर्गेनाइजेशन इसको और प्रमोट कर रहे हैं, और जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग कॉलेजेस में और स्कूल्स में छात्राओं को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं इस मुद्दे को पूरे इंडिया में हर कॉलेज और हर स्कूल में आप उठाइए। और कुछ अन्य समुदाय के जैसे हिंदू समुदाय के लोग स्कार्फ पहन के और शाफा पहन के कॉलेजेस में छात्राओं को भेज रहे हैं और उनको स्कार्फ और शाफा बांट रहे हैं। हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज या स्कूल में रखती है। तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफात तुर्फा पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ और इस बेटी की बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ, उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अब आप सोचिए, ओवैसी जो कह रहे हैं उससे प्रेरणा लेकर अगर देश के बाकी हिस्सों में भी मुस्लिम छात्राओं ने यही काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? सारे स्कूल बंद करने पड़ जाएंगे, कॉलेज बंद करने पड़ जाएंगे और किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि यही सब चलता रहेगा। और हमारे जो छात्र हैं जिन्हें इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, वो धर्म युद्ध में शामिल हो हिंदू जाएंगे। समुदाय के छात्रों को कहना है कि अगर मुस्लिम लोग को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी तो हमें शाफा और स्कार्फ पहनने की क्यों नहीं। कर्नाटक में धारा 144 लगाई गई और उन कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद कर दिया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 याचिका दर्ज की गई, जिसमें एक याचिका 7 मुस्लिम लड़कियों ने की थी और दूसरी याचिका एक मुस्लिम लड़की ने। जब हाईकोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हुई तो उन वकीलों ने ये कहा कि हमारी छात्राओं को हिजाब पहन के बैठने से रोका गया कक्षाओं में।
हिजाब पहनना उनका मौलिक अधिकार है, और ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी देता है, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 जो कि हमें रिलीजन की प्रैक्टिस करने देता है, उसके हिसाब से ये चीज़ गलत है। और हमारे इस्लाम में हिजाब को ज़रूरी तत्व माना गया है, ज़रूरी अंग माना गया है। तभी जो अपोजिट लॉयर थे दीक्षित, उन्होंने एक व्यक्ति को भेज के अपनी लाइब्रेरी से कुरान मंगवाई और ये चीज़ कहा कि इस जहाँ पर कुरान में लिखा था हिजाब के बारे में, उस पर बहस हुई, तो ये चीज़ कोई साबित नहीं कर पाया कि हिजाब जो है वो एक कुरान का ज़रूरी अंग है। इनकी जगह खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकना। एक और बात, इस्लाम धर्म में हिजाब को धर्म की पहचान से नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि ये मुस्लिम छात्राएं दावा कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी ना हो। बल्कि इस्लाम में इसे मॉडेस्टी यानी लाज और शीलता का विषय माना गया है, यानी इस्लाम धर्म में कपड़े पहनते समय लाज और शीलता रखने पर जोर दिया गया है। ये बरकरार रखते हुए आप कुछ भी पहन सकते हैं। और जो बात शायद आपको पता नहीं होगी वो ये कि इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है, उनमें हिजाब और बुर्के का जिक्र नहीं है। इनमें पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर उसके लिए नहीं है। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में एक बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। और इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है, यानी हिजाब और बुर्के का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे हम तो अलग अलग मुस्लिम देशों में अलग अलग समय पर महिलाओं का पहनावा बदलता रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 और 60 के दशक में अनेक मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्के को रूढ़िवादी सोच तक सीमित माना जाता था, इसे रूढ़िवादी माना जाता था, जिससे इन देशों में हिजाब काफी अलोकप्रिय हो गया था। लड़कियां नहीं पहनती थी, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी कुछ दशक पहले हिजाब और बुर्का नहीं पहना जाता था। पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद कई मुस्लिम देशों में रूढ़िवादी इस्लाम के सिद्धांत का विस्तार हुआ और कुरान और शरीयत के नाम पर हिजाब और बुर्के को मुस्लिम महिलाओं पर थोप दिया गया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसे आप जॉर्डन के राज परिवार की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस राज परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। देखिए, ये जॉर्डन के किंग हैं, लेकिन ये परिवार हिजाब और बुर्के की परंपरा और पहनावे का पालन नहीं करता। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं वो तो हिजाब से दूरी बनाकर रख रहे हैं, और भारत के स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग की जा रही है। तो जॉर्डन का राज परिवार आप देख लीजिए, वो कैसे, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिजाब पहनने की, तो ज़रूरी नहीं हर मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती हो। हम 2022 में हैं और हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन हम फिर से उसी पुरानी सोच, उसी पुरानी रूढ़िवाद को अपनाना चाहते हैं। जैसे हिंदू समुदाय में सती प्रथा, मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक को बंद करा गया, ऐसे ही हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बंद करना चाहिए। हिजाब को पहनाया जाता था जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने बॉडी को, अपने हेड को कवर कर पाएं और पुरुषों से नीचे दबके रहें। ये पूरी तरह से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल सिंबल को प्रमोट करता है। क्या हम इसको अडॉप्ट करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को और बेहतर बना रहे हैं, या उनको और प्रेशराइज कर रहे हैं और दबा रहे हैं? हिजाब डे का ऐलान करने वाली जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि आज हिजाब को लेकर समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है। हिजाब उनकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिजाब जो है सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए नहीं, हर समाज में रहने वाली, हर धर्म को मानने वाली औरतों के लिए ये रहमत है। अगर वो हिजाब में रहते हैं तो उनकी इज्जत महफूज है, वो हिजाब में रहती है तो उनके लिए तरक्की में कोई रुकावट नहीं है, और हिजाब उनके लिए जिल्लत नहीं है, हिजाब उनके लिए इज्जत की। क्या इतने देशों के फेमिनिस्ट मूवमेंट को, जो कि इतने सालों का संघर्ष करके आए हैं, कि हम इससे उन सबको बर्बाद कर देंगे और अपने देश की महिलाओं को और पीछे डाल दें?
मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ। बहुत जगह ये इतिहास में पुराने टाइम पास से हमें पता चला है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रोटेस्ट करा है। पता किसके अगेंस्ट? हिजाब कंपलसरी के अगेंस्ट, मतलब कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। उदाहरण है 2016-2019 का ईरानियन मूवमेंट, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं इसके अगेंस्ट कि हमें हिजाब नहीं पहनना है, हिजाब हम पे थोपा ना जाए। देखो, एक साइड है वुमेन एम्पावरमेंट और एक साइड है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब आप खुद सोचें हमें क्या देना चाहिए। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट का सोच रहे हैं तो उनको बोलेंगे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में सोचते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट नीचे चला जाएगा। अभी एक मौलाना ने ये तक बयान दे दिया कि जो हिजाब है या जो बुर्का है वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पहनना चाहिए हिजाब, और जिससे वो अपनी बॉडी कवर करके रखने चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए और पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कुरान कहता है। कुछ मौलाना ये तक कह रहे हैं। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ल किया है, पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो रहा है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले। तो उसने अमल किया, तो नहीं गाइडलाइन। हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक के मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। अभी मैं इस पे अपना व्यूज देता हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 की, जिसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो अगर कोई भी अनुच्छेद लिखा जाता है, कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगे होते हैं। अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की मोरालिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर किसी पर भी अगर असर होता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं और चीज़ों को नकार सकते हैं। क्या ये हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी को बढ़ा रहा है? क्या ये हमारे इंडिया को और सिक्योर बना रहा है? क्या पता कि दंगे नहीं हो सकते? जब हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य, मेन पर्पस होता है शिक्षा लेना, ना कि धर्म को लेके लड़ाइयाँ करना। जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते तो हमें बस ये याद रहता था कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन लंच में क्या लाया, कौन से टीचर आने वाले हैं, कौन सी किताब है, कौन सी पढ़ाई होने वाली है, और यही सब हमारे माइंड में चल रहा था। रिलीजन के बारे में हमने कभी कुछ नहीं सोचा। आपको हर रिलीजन अपनाने का, हर रिलीजन को प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है, बट एजुकेशन संस्थानों में नहीं। वहाँ एटलीस्ट हमें इंडियंस होके पढ़ाई करनी है, हमें इंडियंस होके शिक्षा लेनी है। हम शिक्षा संस्थानों में जाते हैं कि हम शिक्षा ले पाएँ और अपने आप को और बेहतर बना पाएँ और अपने समाज और अपने देश को और बेहतर बना पाएँ। क्या इससे हम अपने देश को और बेहतर बना रहे हैं? क्या आपके लिए एक धर्म, एक हमारे देश और शिक्षा से बढ़कर है? क्या आपके लिए हिजाब किताब से बढ़कर है? चलो मान लेते हैं कि आपको हिजाब पहनने का अधिकार मिल जाता है शिक्षा संस्थानों में, तो क्या भरोसा है कि और समुदाय के लोग ये चीज़ नहीं कहेंगे? क्या भरोसा है कि और समुदाय के लोग फिर अपने सिंबल्स को प्रमोट नहीं करेंगे, वो पहन के नहीं आएंगे शिक्षा संस्थानों में? फिर हिंदू स्कार्फ पहन के आएंगे, साफा पहन के आएंगे। इतने सारे सिंबल्स होते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके, बिंदी, टीका, ठीक है, साफा, स्कार्फ, मुस्लिम्स में बुरखा, उनकी लैंग्वेजेस, उर्दू, फिर तो हर मुद्दा बन सकता है ना। फिर ये चीज़ होगी कि शिक्षा संस्थानों में अपने अपने मन से चीज़ें करने लगेंगे, अपने अपने मन से चीज़ें पहन के आएंगे। तो इससे हमारी इंटीग्रिटी बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो हिजाब को परमिट करना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। आप हिजाब के लिए मांग कर रहे हो ना, फिर ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाले रिलीजियस नारे क्यों लगा रहे हो आप लोग? कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है तो कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है।
ये वीडियोस देखो। और अल्लाह अकबर और आजादी के नारे लगाए गए। सोचिए, ऐसे मौकों पर आजादी के नारे जरूर लगाए जाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है जैसे कि ये लोग आजाद नहीं हैं, ये छात्र छात्राएं आजाद नहीं हैं, इन्हें गुलाम बना के रखा गया है। सोचिए, इन छात्राओं को किस चीज से आजादी चाहिए। और दूसरी बात, जब विवाद स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने का है तो फिर इसमें अल्लाह अकबर के धार्मिक नारों का क्या काम हो सकता है। क्या करना चाहते हो आप? हिंदू मुस्लिम के दंगे करना चाहते हो? अभी हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से निकला है, अच्छे से उससे उभर तक नहीं पाया। आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको कोई किसी को कुछ नहीं लेना देना। आपको सिर्फ रिलीजियस मुद्दों को बढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो आग में घी डाल रहे हैं। जवाब दिया कि वो नाबीना थे, तुम तो नाबीना नहीं थे ना। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की तपिश सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां शुक्रवार को जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहने और हाथों में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुई और प्रदर्शनकारी महिलाएं हिजाब का समर्थन कर रही थी। अब हम फाइनली इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसका सोल्यूशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नहीं है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो वहाँ पर है कॉमन सिविल कोड। अगर हम बात करते हैं यूएस की तो वहाँ पर है इंग्लिश कॉमन लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका मतलब होता है पूरे देश में सिर्फ एक कानून होना हर व्यक्ति के लिए। हमारा देश सेकुलर सिर्फ नाम का है, लॉज के लिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू के लिए अलग कानून है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हिंदू के लिए वहाँ पर आज़ादी है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रहती है। उदाहरण है हमारा गोवा, जो कि हमारे इंडिया का राज्य है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 8% ईसाई हैं, 8% मुस्लिम हैं, 25% ईसाई हैं, 66% हिंदू हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, सबके लिए समान लॉ, समान चीज़ें हैं। कभी कोई दंगा नहीं होता, कभी कोई मुद्दा नहीं उठता। आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिससे हमारी भारत की इंटीग्रिटी बनी रहे। 1985 का शाहबानो का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उससे हमारे भारत की यूनिटी बनी रहेगी। भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने तक ये कहा था अगर आपको भारत को एक बहुत भयानक तूफान से बचाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, जिससे हमारे भारत की यूनिटी बचे रहेगी। तो ये था हिजाब इंसिडेंट। मैं कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर रिलीजन को इक्वली इम्पोर्टेंट मानता हूँ।
मैं सिर्फ उसके अगेंस्ट हूँ कि कोई भी रिलीजन के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन के कोई भी सिंबल को शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं किया जा सकता है। और मैं डिमांड करता हूँ कि हमारा कंट्री, हमारी जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर बहुत अच्छा फैसला सुनाए, एक रूल, एक लाइन ड्रॉ कर दे जिससे चीज़ें, हर चीज़ क्लियर हो जाए, इक्वली ट्रीट करा जाए, जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इंडिया में लाया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।